नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। एएनबी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत चीन में चले आ रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी हैं। शुक्रवार को सभी लद्दाख का दौरा करेंगे और शनिवार को जम्मू कश्मीर का। अमेरिका चीन के बीच चले आ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशियाई और प्रांत मामलों के सहायक सचिव डेविड आर्क ने कहा है कि वो बीजिंग की तनाव भड़काने वाली हरकतों के बीच अपने मित्र देशों की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इसके लिए वे हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपने मित्र देशों के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में जब दुनिया ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है, तब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां और भी तेज बढ़ाई है। उसे लगता है कि वो सही है। भारत के खिलाफ विवादित बयान देकर सत्ता बचाने की कुटिल चाल चल रहे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के भविष्य पर आज फैसला हो सकता है। नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की 45 सदस्यीय स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें ओली विरोधी पुष्प कमल दहल का बहुमत है। इस बीच बताया जा रहा है कि कई दौरे की बातचीत के बाद भी ओली झुकने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच विवाद अब पार्टी के सेंट्रल कमेटी तक पहुंच गया है। वहीं इससे पहले गुरुवार को ओली और प्रचंड ने पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाली की मौजूदगी में विचार विमर्श किया। माधव कुमार नेपाल भी दोनों के बीच मतभेदों को कम करने में सफल नहीं हुए। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों नेताओं ने सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा की और अब इसे सेंट्रल कमेटी के ऊपर छोड़ा जा सकता है। सेंट्रल कमेटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिससे के 445 सदस्य हैं। पेट्रोलियम कंपनियां डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। शुक्रवार को भी डीजल की कीमतों में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इससे दिल्ली में डीजल 81.35 रुपए प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमतें पिछले कई दिनों से बढ़त नहीं की जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए और डीजल 81.35 रुपए प्रति लीटर हो गया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम हो। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नागनाथ चिम्मेर इलाके में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। अब भी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इससे पहले नागनाथ चिम्मेर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी बीच इलाके में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। अब तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अभी इलाके में कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका है और मुठभेड़ जारी है। राजस्थान में जारी राजनीतिक लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। गुरुवार को सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत में हुई देर तक सुनवाई और नोटिस को रद्द करने की मांग की गई। इसके बाद आज फिर से दोपहर 1 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है।
वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से मीडिया से बात करेंगे। जिस होटल में कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं, वहां से ही अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें कि इससे पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया था। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संग्राम के बीच एनडीए में शामिल और बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप लगाया है। बेनीवाल ने दावा किया है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत का साथ दे रही हैं। बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे विधायकों को फोन कर रही हैं और गहलोत का साथ देने को कह रही हैं। बेनीवाल ने शुक्रवार शाम को इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। राज्य की ओर से कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किया गया है। बेनीवाल ने इस बारे में सिलसिलेवार कई ट्वीट किए हैं। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रदेश और देश की जनता वसुंधरा गहलोत के आंतरिक गठजोड़ की कहानी को समझ चुकी है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में बेनीवाल ने लिखा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। राज्य की ओर से कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए हैं। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट के भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे के साथ अशोक गहलोत की मिलीभगत के आरोपों पर वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों ने पलटवार किया है। साथ ही वसुंधरा राजे पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया है। इन आरोपों की वसुंधरा राजे गुट के 2 विधायक प्रताप सिंह और कैलाश मेघवाल ने निंदा की है। दोनों विधायकों ने सचिन पायलट के आरोपों को नकारा है। प्रताप सिंह और कैलाश मेघवाल ने सचिन पायलट के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वसुंधरा राजे को बंगला नियमों के तहत दिया गया है। राजस्थान की सियासी हलचल दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। पहले विधायकों की रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई, फिर कोर्ट में मामला गया और अब 3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनमें गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों से डील हो रही है। ये ऑडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने लायक संख्या बल जुटाकर मीडिया से कहा था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत और कॉल रिकॉर्ड है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसों के लेन देन की बात की जा रही थी। गुरुवार की शाम अचानक ऐसे 3 ऑडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस 3 ऑडियो में एक ऑडियो 1 मिनट 37 सेकंड का, दूसरा 2 मिनट 1 सेकंड का और तीसरा ऑडियो कुछ बड़ा 6 मिनट 18 सेकंड का है। इन ऑडियो में जो बात कर रहे हैं वे हिंदी, अंग्रेजी और मारवाड़ी में बोल रहे हैं। इन ऑडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों से डील का ऑडियो है। हालांकि इन ऑडियो की सत्यता की पुष्टि होना भी बाकी है। वहीं ऑडियो क्लिप पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, सीएम हताशा में हैं और फर्जी ऑडियो तैयार करवा कर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी कोई बात नहीं हुई है, ये पूरी तरह से फर्जी है। इसके अलावा ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख की संख्या को पार कर चुका है और अब रोजाना देश में 30,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालांकि इसी बीच 6,36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना रिकवरी रेट 63.25% पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के ज्यादातर मामले मामूली लक्षण वाले हैं। मात्र 0.32% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 3% से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है।
देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 2,84,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 11,194 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना की सबसे ज्यादा चपेट में है। मुंबई में अब तक करीब 98,000 लोग कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से मुंबई में 5,523 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में के लोग कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई देश वैक्सीन बनाने की होड़ में है। इसी बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे सफल हुए हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहा है। इसके शुरुआती नतीजों में कोरोना से ग्रसित लोगों में वैक्सीन एंटीबॉडी और टी बॉडीज सेल्स बनाते हुए दिखे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से द टेलीग्राफ ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन के नतीजे पहले परीक्षण में सामने आए हैं। ब्रिटेन के कुछ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडी और टी बॉडीज सेल्स बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि अब तक जेनर इंस्टीट्यूट ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। बुधवार को पहले दिन 1 और गुरुवार को दूसरे दिन 7 लोगों में कोरोना वैक्सीन की डोज को दी गई है। ये जानकारी एम्स अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने दी है। वैक्सीन की खोज देने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में 7 लोगों को रखा गया है। उसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। मानव परीक्षण के लिए चुने गए लोगों की स्वास्थ्य जांच और अन्य औपचारिकताएं सोमवार से ही शुरू कर दी गई थी। परीक्षण के लिए अब तक 100 से ज्यादा लोगों के फोन आए हैं, जिसमें से इन लोगों को चुना गया है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम मानव परीक्षण का अध्ययन करेगी। ICMR के दिशा निर्देश के अनुसार ये अध्ययन 194 दिनों में पूरा होगा। भारत सरकार ने करीब 90 दिन के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। फ्रांस और अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके हिसाब से अब ये देश शुक्रवार से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर पाएंगे। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि आने वाले कुछ हफ्ते में इसी तरह के समझौते जर्मनी और फ्रांस के साथ भी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जुलाई या अगस्त में अब जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं। आने वाले दिनों में भारत और इंग्लैंड के बीच दिल्ली लंदन फ्लाइट्स एक दिन में 2 बार उड़ान भरेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को आर्थिक मामले में प्राथमिकता देने को खत्म करने का आदेश जारी किया है। ट्रंप का ये फैसला हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के लागू होने के बाद आया है। ट्रंप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब हांगकांग का दर्जा भी मेनलैंड चाइना की तरह ही होगा। हांगकांग में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर पाबंदी लगाने की कानून को भी ट्रंप ने हरी झंडी दी है। अमेरिका का कहना है कि नए सुरक्षा कानून से हांगकांग के लोगों को आजादी पर खतरा पैदा हो गया है। दुनिया भर में जासूसी के आरोपों को लेकर घिरी चीन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी हुआवे के लिए भारत से बेहद बुरी खबर आई है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने घरेलू तकनीक से 5G सॉल्यूशन विकसित किया है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जियो 5 सॉल्यूशन को दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। वहीं मुकेश अंबानी ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब पूरी दुनिया में हुआवे के खिलाफ आवाज
उठनी तेज हो गई है। पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जियो की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि जियो साफ सुथरी दूरसंचार कंपनी है और हुआवे से मुख्तर है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया। चाबहार जहीदान रेल परियोजना से भारत को बाहर किए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने चाबहार पोर्ट और चाबहार जहीदान रेलवे परियोजना के बारे में कुछ अटकलों को देखा है। प्रवक्ता ने कहा कि चाबहार पर 2003 से चली आ रही एक लंबी प्रतिबद्धता को अंततः 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चालू किया गया था। तब से प्रतिबंधों की स्थिति में उत्पन्न कठिनाइयों के बावजूद पोर्ट परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक भारतीय कंपनी 2018 से पोर्ट का संचालन कर रही है और पोर्ट पर यातायात को लगातार बढ़ा रही है। दिसंबर 2018 से 82 जहाजों का संचालन इस पोर्ट के जरिए हुआ है। इसमें से 52 पिछले 12 महीने में संचालित किए गए हैं। पोर्ट ने 12 लाख टन बल्क कार्गो और 8200 कंटेनरों को संभाला है। वर्तमान में अफगानिस्तान और मध्य एशिया दोनों के लिए चाबहार पोर्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है। कई महीनों की टाल मटोल के बाद पाक सरकार ने गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जाधव से मिलने तो दिया, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि दोनों के बीच ना खुलकर बात ना हो सके और ना ही किसी कागजात पर जाधव को हस्ताक्षर करने दिए जाएं। बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से जाधव पर दिए गए फैसले और पाकिस्तान सरकार को दिए गए निर्देश के पूरी तरह से खिलाफ है। वहीं भारतीय अधिकारियों ने न साफ इस रवैये पर कड़ा एतराज जताया है, बल्कि वो उस जगह से भी वापस आ गए हैं जहां मुलाकात करवाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि 13 जुलाई को पाकिस्तान से आग्रह किया गया था कि आईसीजे के फैसले के मुताबिक जाधव से मुलाकात करवाई जाए। 16 जुलाई यानी बुधवार को पाकिस्तान ने इसकी स्वीकृति दी और शाम को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी जाधव से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पर माहौल आईसीजे के मुताबिक पूरी तरह से खुले और भयमुक्त माहौल में नहीं था। वहीं मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी जाधव और भारतीय अधिकारी के साथ बहुत ही अजीब माहौल में उपस्थित थे। उनकी कोशिश दोनों देशों को भयभीत करने की थी। जाधव न सिर्फ काफी परेशान दिख रहे थे, बल्कि उनकी बातचीत को रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ऐसे हालात बना दिए थे कि जाधव से खुलकर बात ही नहीं हो पा रही थी। बता दें कि भारतीय अधिकारी ने कानून प्रतिनिधि से जुड़े कागजात पर जाधव के हस्ताक्षर लेने चाहे तो उसको भी रोक दिया गया। लिहाजा भारतीय अधिकारी ने अपना विरोध जताया और वापस लौट गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तहरीक-ए तालिबान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र की इस कार्रवाई से भारत के उस दावे को पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों की शरणार्थी बना हुआ है। इस कार्रवाई से एक बार फिर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय जगत में किरकिरी हुई है। अपनी आतंकवादी घटनाओं को लेकर वो फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। बता दें कि मुफ्ती नूर वली महसूद आतंकवादी संगठन अल कायदा का समर्थक है।
उसका अल-कायदा से ताल्लुक है। वो अल-कायदा के सहयोगी के रूप में पाकिस्तान से सक्रिय है। महसूद आतंकवादी संगठनों के संयोजन, वित्तीय पोषण और उसकी आंतरिक गतिविधियों की परियोजनाओं में शामिल रहा है। उसका संगठन पाकिस्तान में सक्रिय है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र के इस कदम का स्वागत किया है। टीटीपी, जिसे पाकिस्तान तालिबान के रूप में भी जाना जाता है, ये संगठन कई आत्मघाती विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इस पर सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की हत्या का आरोप है। टीटीपी के नेता नूर वली, जिस मुफ्ती नूर वली महसूद के नाम से भी जाना जाता है, उसे जून 2018 में पूर्व टीटीपी नेता मुल्ला फजलुल्लाह की मृत्यु के बाद टीटीपी का नेता नामित किया गया था। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत के साथ ही अब तक बाढ़ से 97 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के 33 में से 27 जिलों में 40 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं राज्य आपदा प्रबंधक विभाग के मुताबिक बारिश से पैदा हुए हालातों की वजह से जिन 97 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 71 ने बाढ़ के चलते और 26 ने जमीन धंसने से जान गंवाई है। बता दें कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित धुबड़ी जिले में 6 लाख लोग प्रभावित है। राज्य के 3,500 गांव डूब गए हैं और 1.28 लाख हेक्टेयर में फसल नष्ट हो गई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के गोपालगंज में सत्तार घाट पर बने एक छोटे पुल का अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर लिखी गई है। बैकुंठपुर थाने में सीओ, ठेकेदार और पुल निगम के इंजीनियर ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल बुधवार को गंडक नदी के दबाव से अप्रोच सड़क ढह गई थी। सीओ ने जिला परिषद सदस्य रवि रंजन उर्फ विजय बहादुर के साथ समर्थकों पर लॉकडाउन तोड़ने की एफआईआर दर्ज कराई है। ठेकेदार उदय सिंह ने फैजुल्लापुर के मुख्य पति उदय सिंह समेत ग्रामीणों पर निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की एफआईआर दर्ज कराई है। मुंबई में भारी बारिश के बीच गुरुवार को 2 अलग अलग स्थानों पर इमारत गिरने की घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि गोपालगंज पुल मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बुधवार को गंडक नदी के दबाव से अप्रोच सड़क ढह गई। सीओ ने जिला परिषद सदस्य रवि रंजन उर्फ विजय बहादुर के साथ समर्थकों पर लॉकडाउन तोड़ने की एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के गोपालगंज में सत्तार घाट पर बने एक छोटे से पुल का अप्रोच सड़क ढहने के मामले में 3 लोगों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिश के दौरान गुरुवार शाम करीब 5 बजे दक्षिण मुंबई के फोर्ट्स में एक 5 मंजिला भानुशाली इमारत धराशायी हो गई। राहत और बचाव के दौरान अभी तक 23 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। फंसे हुए लोगों के लिए देर रात से तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले पश्चिम उपनगर के मलाड स्थित मलवानी इलाके में 3 मंजिला चौल ढह गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार के खाद्य विभाग ने राजधानी में
सुगंधित तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगाए गए प्रतिबंध आदेशों के मुताबिक दिल्ली में तंबाकू मिलने सभी उत्पादों की बिक्री और भंडारण करना प्रतिबंधित होगा। वहीं दिल्ली की राजधानी, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1652 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कुल 1,18,645 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल 17,407 एक्टिव केस हैं। इसी बीच दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट भी सुधरा हुआ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 82.34% मरीज ठीक हो चुके हैं। जालंधर के दयाल नगर में आशा पूरन गुरुद्वारे के महासचिव कुलजीत सिंह चावला ने आत्महत्या का प्रयास किया है। करतार नगर के रहने वाले कुलजीत सिंह चावला ने सुसाइड नोट में गुरुद्वारे में रोजाना आने वाले लोगों पर धमकाने और परेशान करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों अमेरिका से टिकटॉक से जुड़ी एक खबर सामने आई थी, जिसमें व्हाइट हाउस से बयान आया था कि उन्हें उम्मीद है कि टिकटॉक अपने चीनी मालिक से अलग हो जाएगा और अमेरिकी कंपनी के रूप में काम करेगा। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने संवाददाताओं से कहा कि बीजिंग बाइटेंडर्स टेक्नोलॉजी कंपनी छोड़ने के लिए टिकटॉक का ये कदम है। इस ऐप पर प्रतिबंध से बेहतर विकल्प होगा, जिसे लेकर माइक पोम्पियो ने सुरक्षा कारण लेकर चिंता जाहिर की। एएनबी सुपरफास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।